A very good morning, student. So, how are you all? I wish you all are good and fine. Okay. So, आज चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ कंटेंट्स के बारे में बता देती हूँ जो आपके सिलेबस के कंटेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अभी जो पैंडेमिक सीजन चल रहा है, मतलब ये जो कोरोना वायरस आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, आपके सिलेबस के कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है ना। इवन कुछ यूनिट्स को भी डिलीट कर दिया गया है। तो मैं आपको लाइन वाइज बता देती हूँ कि क्या क्या डिलीट किया गया है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको कट कर दिया गया है। बट ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमको ये चीज़ें पता चली है, ठीक है ना। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम, इसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने आपको प्लांट किंगडम चैप्टर नहीं पढ़ाया। देन आपका आता है फोर्थ चैप्टर दैट इज़ एनिमल किंगडम, तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड यूनिट दैट इज़ व्हाट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो पूरा यूनिट है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये तीनों यूनिट को क्या कर दिया गया है, मतलब सॉरी, ये तीनों चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, मतलब ये पूरे यूनिट को ही कट कर दिया गया है। ओके। तो अब हम डायरेक्ट जंप कौन से यूनिट में करते हैं, यूनिट थर्ड में। तो आज मैं आपको इसी यूनिट थर्ड, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट का चैप्टर फर्स्ट दैट इज चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊंगी। ओके। इसलिए मैं आपको ये पूरा बता रही थी कि कौन से चैप्टर डिलीट करे हैं, ताकि आप ये ना सोचो कि मैम तो हमको यूनिट 2 पढ़ाई नहीं। खैर, मैंने आपको सिलेबस भी भेज दिया था कि मतलब कौन से यूनिट्स को डिलीट किया गया है, कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है। ओके। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। सो यूनिट 3 का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम इस यूनिट को डील करेंगे, ठीक है ना, सॉरी, इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेल, सेल से तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे कि सेल क्या होता है। हम मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एटलीस्ट आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सेल क्या होता है। तो सबसे पहले अगर सेल की बात होती है तो सेल को आप हमेशा ऐसे समझते हो कि सेल जो है वो क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पूरे बॉडी को क्या किया है, बनाया हुआ है, ठीक है ना। जिस तरह से ब्रिक से क्या बनता है, एक बिल्डिंग बनता है, एक घर बनता है, उसी तरह से ये जो सेल है उससे हमारी पूरी बॉडी बनी है ना। सेल भी हमको बनाने के लिए कैसे काम किए, एक तरह से ब्रिक्स की तरह, ईंटे की तरह काम किए ना, जो कि जोड़ जोड़ के हमारी पूरी बॉडी को बनाए हैं। अब ये जोड़ जोड़ के हमारी बॉडी को कैसे बनाया, ज़रा देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा सेल आता है, ठीक है। सेल से बना है हमारा बॉडी। अब ये सेल, जब बहुत से सेल एक साथ मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वो फॉर्म कर लेते हैं आपका टिश्यू। ओके। फिर ये टिश्यू जो है वो मिलके आपका क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ऑर्गन। और ये ऑर्गन जो है वो मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएंगे, आपको पता है हम लोगों के अंदर बहुत से ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, लाइक नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम है ना हम लोगों के अंदर। और फिर फाइनली क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये था सेल के बारे में कि सेल जो है ये क्या किया है, ये एक ब्रिक की तरह काम करता है हमारे बॉडी को बनाने में, ठीक है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए। और जब यही सेल बहुत से सेल्स मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं टिश्यू। और टिश्यू जब मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म कर लेते हैं ऑर्गन। तो ऑर्गन में जैसे कि आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, ये सब क्या है, ये आपके ऑर्गन ही तो है ना। अब ये ऑर्गन्स जो हैं ये अलग अलग सिस्टम बना लेते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन को शो करते हैं। तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम, तो हमारे नर्वस सिस्टम में ऑर्गन क्या है, हमारा ब्रेन है ना, और भी अदर ऑर्गन्स हैं। तो ये एक सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन का तो अपना ही फंक्शन है, ब्रेन तो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। जो भी हम फंक्शन शो कर रहे हैं वो सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, ब्रेन की वजह से हो रही है। इसी तरह से हमारा जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हमारे क्या है, हार्ट है ना। तो हार्ट क्या कर रहा है, पूरा ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, पूरे बॉडी में क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है ब्लड को,
ओके। तो इस तरह से ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन, और यही जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम के बाद आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद फोर्थ आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिफ्थ आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर इसी में आता है हमारा सिक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही हमारा एक ठोक आ जाता है स्केलेटल सिस्टम, है ना। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ये पूरे सिस्टम्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। लाइक अस, हम लोग भी तो एक ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं, है ना। और हम लोगों के अंदर ये सब सिस्टम प्रेजेंट हैं जो कि अपना अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहे हैं, तभी तो हम हेल्दी हैं। ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन सेल के बारे में। तो इस चैप्टर में आप सेल का पूरा स्ट्रक्चर, उसका फंक्शंस, सब चीज़ें पढ़ेंगे कि मतलब सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ें क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। तो देखो, मैं आपको ये चैप्टर जो है बुक से ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यू नो वेरी वेल, मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है ना, कि ये जो सेल है वो क्या है, उसका क्या काम है, मतलब एज अ मतलब इंट्रोडक्शन है। ओके, तो उसको हम लीव करते हैं। फिर ये कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है आपको यहाँ पे, और फाइनली आपका चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारे लाइफ का एक यूनिट है, मतलब हमारे लाइफ का एक इकाई है, अगर हिंदी में कहें तो। ठीक है, क्यों सेल को हमारी लाइफ का एक यूनिट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है, मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना है, सेल से ही तो फॉर्म हुआ है। इसलिए सेल को क्या कहा जा रहा है, लाइफ का एक यूनिट कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया है, चलो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? The answer to this, the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. तो देखो क्या बता रहा है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो उनमें से कुछ लाइफ कंडीशन में होती हैं और कुछ कैसी होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब डिफरेंस क्या है कि कोई चीज़ लिविंग कंडीशन में है और कुछ नॉन लिविंग कंडीशन में है। तो वो मेन डिफरेंस आपका क्या है, वो मेन डिफरेंस है आपका सेल, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और यही सेल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरा फॉर्म करता है। ओके, तो वही जो मेन डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल। ओके, देन क्या बता रहा है, all organisms are composed of cells. Some are composed of single cell and are called unicellular organism, while other like us composed of many cells called multicellular organism. अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, अब ये तो हमको पता चल गया कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है मेन। तो मेन डिफरेंस यही है कि देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते थे कि लिविंग चीज़ें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकती हैं, नॉन लिविंग नहीं चल सकती हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें ले पढ़ते थे कि उनमें रेस्पिरेशन होता है, इनमें नहीं होता। लेकिन अभी जो एक मेजर डिफरेंस हमको पता चला, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सेल, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है, और नॉन लिविंग में सेल प्रेजेंट नहीं होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बने हैं, जो कि किससे बने, एक सिंगल सेल से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब ही क्या होता है, यूनि मतलब ही होता है वन, मतलब कि सिंगल। ओके, तो वन सिंगल, और सेलुलर मतलब क्या होगा, उसके सेल की बात हो रही है। तो जो सिंगल सेल से बना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत से सेल से मिलके बने हैं, तो मल्टी मतलब ही क्या होता है, मल्टी मतलब ही होता है ना बहुत से, है ना। तो मल्टी सेलुलर कह दिया, मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलके बना है, मतलब
2 से ज़्यादा सेल से, 1 से ज़्यादा सेल से मिलके जो भी ऑर्गेनिज्म बना है वो किस में आ जाएंगे, आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी, बहुत से, ठीक है ना। तो बहुत सारे सेल से मिलके जो बने हैं उनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में यही बताया सबसे पहले कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, कि लिविंग में सेल प्रेजेंट होता है जो कि नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट होता है। और सेकंड थिंग ये, अब जो हम लोगों का बॉडी है वो तो सेल से मिलके बना ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें सिंगल सेल से बने होते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत से सेल से मिलके बने होते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, देन द व्हाट इज अ सेल। अब सेल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल तो अभी तक आपको मैंने जितना बताया इससे पता ही चल गया होगा कि सेल क्या है, हम लोगों की लाइफ का यूनिट है जो कि हमारे पूरे बॉडी को बनाया है। तो इसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। ये सिंपली हम कह सकते हैं ना कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो लेट्स रीड कि यहाँ पे क्या बता रहा है। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जो कि सिंगल सेल से बने हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, तो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपना मतलब लीड करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका। सेकंड थिंग क्या, कि वो एक एसेंशियल फंक्शन जो है, लाइफ का जो एसेंशियल फंक्शन है उसको भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेल है तो सेल तो ये सब चीज़ें करने में उनको हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि सेल क्या है, लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। सेल को मैं तब से क्या कह रही हूँ कि सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दो वर्ड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये दो वर्ड्स, स्ट्रक्चरल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी का क्या बना रहा है, सेल जो है हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स बने, डिफरेंट ऑर्गन्स बने, सब किसकी वजह से बने हैं, सेल की वजह से बने हैं, ठीक है ना। तो सेल की वजह से बने हैं तो वो क्या बनाया, हमारा स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस तरह से वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो हो ही गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बने हैं हमारे बॉडी के, उसमें जो ऑर्गन्स बने हैं ये अपना कुछ ना कुछ फंक्शन शो करते हैं कि नहीं। अब जैसे पार्ट्स कोई हमारे बॉडी का ले लें, अब जैसे हमारा हैंड है तो हैंड हमको हेल्प करता है कोई चीज़ को उठाने में, इवन अगर कोई हमको मार रहा है तो डिफेंस में यूज़ करने में भी हेल्प करता है ना। तो इस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, जो हमारा ब्रेन है, जो कि हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अरे नहीं इसने ऐसा किया तो हमको भी ऐसे करना है, या कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, वो भी किससे बना है, सेल से ही तो मिलके बना है, और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का। और लाइफ की बात आ गई तो मतलब कौन आ गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। ओके, दैट्स वाई बार बार क्या कहा जा रहा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक अपना इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो उनका, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो वो। और सेकंड थिंग कि वो अपना जो भी फंक्शन है, जो एसेंशियल फंक्शंस है उनके लाइफ के, उसको परफॉर्म करें। लाइक क्या क्या एसेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, कि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकें, फीडिंग कर सकें, एक्सक्रीशन कर सकें, यही तो एसेंशियल फंक्शंस है। अब अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें उस केस में मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। देन anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of living organism. तो फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
देखिए जो जो चीज़ें मैं टिक करते जाती हूँ आप भी बुक, देखो मैं जब आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ तो आपको भी बुक खोल के बैठना है ना, और बुक में जो जो चीज़ें मैं टिक कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही टिक करना है, ओके, और इसी को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो सेल को क्या बता दिया, सेल जो है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट मीन्स लाइफ का, ओके। देन क्या बता रहा है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम क्या था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, याद रखना है फिर भी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक जो है ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल में किसको देखा, सेल को देखा, मतलब एक लिविंग सेल को देखा, ओके, ऐसा सेल जो कि लाइव कंडीशन में था, जो कि कह दें सिंपल में तो जिंदा था, है ना। ऐसे सेल को सबसे पहले किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। तो याद रखना कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखा है, ओके। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट है दैट इज रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसको देखा, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट कौन आ गए हमारे, पहले साइंटिस्ट आ गए हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, सेकंड आ गए हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को। ये न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको भी हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस आप वर्ड याद रख लो न्यूक्लियस। और वैसे भी थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही है ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, 9th में आपने चैप्टर पढ़ना है सेल के बारे में, ओके। देन थर्ड, the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell। फिर बता रहे हैं कि जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, ये जो क्या बोलते हैं सेल है, सेल ऐसा तो नहीं है जिसको हम नेकेड आई से देख लें, हाँ भले ही हम अपने पार्ट्स देख लेते हैं, है ना, ये सब चीज़ें देख लेते हैं बॉडी के पार्ट्स वगैरह, लेकिन क्या हम इसमें से एक पर्टिकुलर सेल को बता पाएंगे, अरे ये देखो ये मेरा सेल है, ऐसे कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते ना। ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम उसको किस में देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो भी छोटी सी चीज़ है उसको थोड़ा इन्हेंस करके थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, तो बड़ा करके दिखाएगा तभी तो हमको दिखेगा भाई, है ना। तो माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ तो वो क्या, जो सेल का स्ट्रक्चर है उसकी और ज़्यादा अच्छे से डिटेल स्टडी की गई, उसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छे से देखा गया, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मेन काम किया, उसने बहुत अच्छे से सेल के बारे में, उसके अंदर के सॉरी जितने भी ऑर्गेनेल्स थे उनके बारे में, सब चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। तो देखो सेल थ्योरी बताने के पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अभी तक हमने क्या देखा कि लाइव सेल को सबसे पहले किसने देखा, और उसके अलावा और क्या देखा कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, लेकिन सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया ये भी तो जानना ज़रूरी है हमको। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया किसने, रॉबर्ट हुक, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सबसे पहले किसको देखा, सेल को देखा, लेकिन इन्होंने मतलब लाइव सेल को नहीं देखा, इन्होंने ऐसे सेल को देखा जो कि लाइव कंडीशन में ही नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सेल को सबसे पहले किस में देखा पता है, जो ट्री का बार्क होता है ना, जैसे आप ट्री देखते हो तो देखते हो ना, ट्री का जो ऊपर का लेयर रहता है, उसके स्टेम का जो ऊपर का लेयर रहता है वो निकलते रहता है कुछ कुछ टाइम बाद, जब वो डेड सेल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डेड सेल था उसको सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया, तो दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहले देखा, और इन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, और सेल को किस में देखा उन्होंने, जो ट्री का बार्क होता है उसमें देखा। तो उनको वो जो ट्री का बार्क था वो किस तरह से दिखाई दिया, एक कंपार्टमेंट की तरह, जैसे कि उन्होंने समझ लो इस तरीके का एक बार्क का स्लाइस कट कर लिया, तो उसमें उन्होंने इस तरीके कंपार्टमेंट्स देखे, ठीक है ना, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर देखा। तो ये रूम लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या प्रेजेंट था आपका, इस रूम लाइक स्ट्रक्चर को ही उन्होंने क्या कहा, सेल कहा।
मतलब ये पर्टिकुलर एक सिंगल चीज़ को क्या कहा उन्होंने, सेल कहा। बट इन्होंने किस में देखा था, डेड सेल्स को सबसे पहले देखा था, क्योंकि ट्री के बार्क में देखा था, और ट्री का बार्क तो निकलते रहता है, और जब वो ट्री का बार्क जो है वो स्क्लेरेनकाइमा, आपने पढ़ा है ना, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा 9th क्लास में, ठीक है ना। तो वो कैसे सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने उसमें देखा, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, लिटिल रूम, मतलब सेल को उन्होंने क्या कहा, लिटिल रूम, क्योंकि ऐसे रूम जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर उनको दिखा, और फिर फाइनली उसका नाम क्या दिया गया, सेल नाम दिया गया, ठीक है ना। तो देखो अभी तक हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने हमको किसके बारे में बताया, सेल के बारे में। अब भले ही इन्होंने डेड सेल में देखा, लेकिन देखा तो सही, ठीक है। फिर सेकंड आए हमारे कौन, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इनका मैं छोटा सा ही नाम लिखती हूँ, इतना लंबा चौड़ा नाम है इनका, ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने लाइव सेल में देखा, ठीक है ना। लाइव सेल, इन्होंने लाइव सेल किस में देखा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो सेल ही है, क्योंकि मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, तो वो क्या है, एक सेल है। तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा, इसलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है ना, उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ओके। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा। फिर थर्ड हमने कौन से साइंटिस्ट के बारे में देखा, रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं होगे, सॉरी ये ई है, कंफ्यूज नहीं होगे। सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने बताया, और उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन आए। तो आप याद रखना, ब्राउन जो है उन्होंने किसको बताया, न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताया, ओके। तो ये था एक तरह से आपका हिस्ट्री सेल का, कि सेल के बारे में किसने सबसे पहले बताया, सेल होता क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल थ्योरी और सेल का जो ओवरव्यू है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास होती है तो आप लोगों को भी नींद आने लगती होगी, बट मैं ऐसा नहीं पढ़ाती हूँ कि नींद आए, ओके। तो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, और जो भी चीज़ें मैंने टिक की थी उसको आप कॉपी में एज अ नोट्स नोट डाउन करोगे, ओके। सो thank you, have a nice day, and please keep studying.